जय हिंद। दोस्तों, जब भी यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात होती है तो उसका आंसर होता है पीवाई क्यूज। बट सिर्फ यही जान लेना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की पीवाई क्यूज है काफी नहीं है। पीवाई क्यूज को डीकोड कैसे करना है, इस की को आपको यूज कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के सेशन में हम समझेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस के पीवाई क्यूज से आपको किस तरह से चीजें निकालनी है अपनी प्रिपरेशन से पहले और प्रिपरेशन के साथ, सो डैट आपकी प्रिपरेशन मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट इफेक्टिव हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन सभी के सभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, इवन जो इस बार मेंस का एग्जाम देंगे उनके लिए भी। और सेशन की शुरुआत से पहले एक रिमाइंडर है सभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कि इस साल का लाइव सीसेट और मेंटरशिप बैच की जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुकी हैं, इसी महीने स्टार्ट होने वाले हैं उसके अंदर जो लाइव सेशंस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एनरोल कर सकते हो। 26-27 फ्यूचर एस्पिरेंट्स इंग्लिश हिंदी मीडियम सब उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। देखो, 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट समझनी होगी, उसके बाद हम समझेंगे कि आपको डीकोड करना कैसे है। देखो, सबसे पहली बात है कि आप जब प्रिपरेशन शुरू करते हो तो सिलेबस को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है ही। नोटिफिकेशन के अंदर आप सिलेबस देखोगे, बट सिलेबस से यूपीएससी का कुछ नहीं पता चलता। नोटिफिकेशन के अंदर आप सिलेबस देखोगे, कुछ आइडिया नहीं लग पाएगा आपको। अगर सिर्फ ब्लाइंडली सिलेबस देख के तैयारी शुरू कर दोगे, बाद में आपको पता चलेगा मुझे तो समझ ही नहीं आया मैंने किस ट्रैक पे तैयारी करनी थी और ये किसी और ही ट्रैक पर होगी। तो सिलेबस के साथ साथ पीवाई क्यूज पे नजर मारना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, पहले प्रीलिम्स के पीवाई क्यूज पे नजर मार लेंगे कि तैयारी शुरू करते हैं। नहीं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ने लगे हो उससे रिलेटेड प्रीलिम्स और पीवाई मेंस के पीवाई क्यूज पे आपको नजर डालना जरूरी है। सही स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि आप एक ऐसा क्वेश्चन बैंक, रेडीमेड क्वेश्चन बैंक उठाओ मार्केट से जहां पर टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज प्रीलिम्स के पीवाई क्यूज आपको मिल जाए और टॉपिक वाइज मेंस के पीवाई क्यूज मिल जाए। अगर आप किसी ऑनलाइन सोर्स से ये चीज पा सकते हो तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। एक बार जब आपको टॉपिक वाइज प्रीलिम्स और मेंस के पीवाई क्यूज देखने को मिल गए तो आपको पता होगा इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे कि उससे हमें कंक्लूजन निकालनी कैसे है। पता चल गया हमें कि इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये चीज जाननी क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है जैसे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज की अगर हम बात करें जिसमें एनसीईआरटीज हैं, अब ये वही एनसीईआरटीज हैं जो स्कूल टाइम पे भी हम पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हैं। अब यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या हम उस एनसीईआरटी बुक को बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे? नहीं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के पूछे जाते हैं, यूपीएससी आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो डिमांड क्या है उसी कंटेंट में से वो समझना जरूरी है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रीलिम्स और मेंस के पीवाई क्यू, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन हो, जो अभी आप नोट्स उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करोगे, वो आपकी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होगी, प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड। ठीक है। अब दूसरा स्टेप, जब आपने कंटेंट पढ़ लिया उसके बाद जो आपने प्रीलिम्स के पीवाई क्यूज उससे रिलेटेड पहले जस्ट एक ओवरव्यू लिया था, पहले आप बहुत डिटेल में तो गए नहीं थे, जस्ट एक ओवरव्यू लिया था जस्ट टू नो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब आप उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, कुछ एक कर पाओगे, कुछ का पार्शियली आइडिया होगा, बट उससे आपको अपनी प्रिपरेशन का आइडिया होता चला जाएगा कि मैं सही ट्रैक पर जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। अगर बिल्कुल ही नहीं सॉल्व हो पा रहे तो देखो कहीं ना कहीं कमी है, फिर अपने कंटेंट को एनरिच करो। अगर पार्शियली हो पा रहे हैं तो पार्शियली जो नहीं हो पा रहे उनकी चीज देखो। 100% तो फिर भी नहीं हो पाएंगे इन एनी केस, अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ऑन द ट्रैक है, बट स्टिल ठीक है। और जहां जहां कमी लग रही है अपनी प्रिपरेशन को उसके हिसाब से अलाइन करो। लास्टली जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, अब मैं बोलता हूं कि आपने जो अपनी आंसर राइटिंग है मेंस की, जो भी आप जीएस की तैयारी कर रहे हो, वो आपने जीएस का सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट करने के बाद ही करनी है। वो मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि एक बार सिलेबस कंप्लीट टाइमली कर भी लोगे, बीच में ही आंसर राइटिंग करते चले जाओगे तो आपका सिलेबस कवर करना लटक जाएगा, फिर आप पैनिक होगे। तो एक बार टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको ओवरऑल जीएस की सिलेबस की एक जो है नॉलेज गेन हो जाएगी, एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है। साथ ही आप न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ रहे होगे, करंट के अंदर जो इवेंट्स पढ़ रहे होगे, तो 6-7 महीने के बाद आप उनको भी रिलेट कर पाओगे, तो आपके आंसर्स में एक मैच्योरिटी दिखेगी। साथ के साथ ही आंसर लिखने शुरू कर दोगे तो कोई बात नहीं बनेगी, वो बस नाम के आंसर्स है, टाइम भी वेस्ट होगा। तो अब आप सोचोगे कि मेंस के फिर पीवाई क्यूज देख के मैं करूंगा क्या? मेंस के पीवाई क्यूज
आपने जैसे कोई कंटेंट कोई टॉपिक कवर किया, एक बार मेंस के पीवाई क्यूज देखने हैं, अब आपने दिमाग के अंदर ना उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स सोचने हैं। यार ये क्वेश्चन है जो मैंने कंटेंट पढ़ा है, क्या मेरे माइंड में कुछ पॉइंट्स आ पा रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो उनको रफ के अंदर जस्ट पॉइंट्स को कीवर्ड फॉर्म में लिस्ट कर दो। आपने कोई एलैबोरेशन नहीं करनी, कोई आंसर राइटिंग नहीं करना, जस्ट आप उन पॉइंट्स को रफ के अंदर इलेबोरेट कर दो। या आप एक अलग से नोटबुक भी बना सकते हो कि ये क्वेश्चन था, अभी मैंने तैयारी की, मेरे दिमाग में ये कीवर्ड्स इसमें आए, बस इलेबोरेशन बाद में आंसर राइटिंग के टाइम पे करना। अभी दिमाग में हाँ आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं जो कंटेंट पढ़ रहा हूं उससे रिलेटेड जो मेंस के भी क्वेश्चंस है ना, मैं उनको भी कुछ हद तक तो आंसर कर पा रहा हूं। ये आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी क्रिएट करेगा, साथ के साथ अगर कोई कमी होगी आपकी प्रिपरेशन में, आपको उसका रियलिटी चेक भी देगा। तो साथ साथ तैयारी कर रहे हो, साथ साथ अपना एक रियलिटी चेक करते जा रहे हो। अब क्वेश्चंस को इंटरप्रेट कैसे करना है, क्वेश्चंस से हमने चीजें निकालनी कैसी है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे अब हम ये जो प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस के एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, ये 2024 के हैं, रिसेंटली जो एग्जाम लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था। अब जैसे ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब आपने देखा कि वाटरफॉल के ऊपर क्वेश्चन है, रीजन के ऊपर है, रिवर के ऊपर है। अब इस क्वेश्चन से आपने जस्ट एक ओवरव्यू लिया, अब इससे आपको क्या आइडिया हो गया कि भाई वाटरफॉल जो भी है वो इंपॉर्टेंट है मैपिंग के अंदर, वो किस रीजन में फॉल करते हैं, जब मुझे वो कवर करना है तो उसको भी देखना होगा, और वो वाटरफॉल किस रिवर से रिलेटेड है मुझे वो भी देखना होगा। अब इससे सिर्फ यही नहीं है कि हाँ आप सिर्फ इनकी जो है ये चीजें दिमाग में रख लो, आप अपने हिसाब से दिमाग में सोचो अच्छा और क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, और क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हो सकते हैं, स्टेट हो सकती है, ठीक है, कोई साथ लगता फॉरेस्ट एरिया हो सकता है, कोई नेशनल पार्क, कोई बायोस्फीयर रिजर्व। तो अपना दिमाग खुद चलाओ, ये थोड़ी ना कि हाँ लकीर के फकीर बस ये 3 पूछे तो मैं ये 3 ही कवर करूंगा। आप उससे रिलेटेड और भी जो फीचर्स हैं उनको कवर करो। ये हर क्वेश्चन आपको आइडिया देता है कि क्या कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आपके सामने एक तो इस क्वेश्चन से हमने ये डिराइव किया कि हाँ और भी टेबुलर फॉर्म में जब मैं वाटरफॉल करूंगा तो उनसे रिलेटेड कोई और फीचर्स भी मैं बना सकता हूं, तो वो मैं नोट करूंगा। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि इनमें से कौन कौन से जो ये मैचिंग है वो सही है। अब मान लो आपने अभी तो सिर्फ क्वेश्चन देखा, आपने अब तैयारी शुरू की, पढ़ा, कुछ टाइम के बाद जब आपने वाटरफॉल वगैरह मैपिंग कवर की, आप वापस इस क्वेश्चन पे आए, आपने इसका आंसर देखा कि हाँ मैं आंसर कर पा रहा हूं, आपने देखा इनमें से एक ऑप्शन या 2 ऑप्शंस गलत है। अब उनका करेक्ट वर्जन भी ढूंढना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं है सिर्फ मैंने आंसर कर दिया जी ठीक है ये एक क्वेश्चन था, इसका ये सही वर्जन है या ये सही ऑप्शन है, बाकी 2 की तरफ मैं ध्यान ही ना दूं। यूपीएससी ने बार बार ये चीज प्रूव की है कि जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीवाई की उसको एक सीक्वेंस में करके देखोगे ना, आपको पता चलेगा क्वेश्चंस के अंदर जो रॉन्ग ऑप्शंस होती है ना, उससे रिलेटेड एक करेक्ट क्वेश्चन जो है फ्यूचर के अंदर आ जाता है। तो यूपीएससी क्या कहता है, मैंने कुछ भी अगर टच कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रॉन्ग ऑप्शंस, इन फॉर्म ऑफ कीवर्ड इन द क्वेश्चन, चाहे वो डायरेक्टली क्वेश्चन उस कीवर्ड से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी प्रिपरेशन का एक पार्ट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसे यहां से इंडिकेशन ले लिया। अब यहां पे कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इन कंट्रीज को कंसीडर करो। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर विद द नॉर्थ सी, नॉर्थ सी के साथ कितनों का बॉर्डर लगता है। अब जब आपने देखा कि नॉर्थ सी का क्वेश्चन आया है, अब आपका दिमाग खुल जाना चाहिए, अच्छा जो बाकी के सी हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो गए, कोई गल्फ है वो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो आप फिर क्या करो, मैपिंग करते हुए बाकियों के अंदर भी देखो कि कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं, कोई और इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर है नहीं है। तो आपको 10 कदम आगे की सोचनी है, लकीर का फकीर नहीं बनना, पीवाई क्यूज देखे हाँ जी मैंने कर दिए। आप 10 कदम आगे की सोच के जो पॉसिबिलिटीज है उनको एक्सप्लोर करो, ठीक है। उसके बाद अगेन जो रॉन्ग ऑप्शन है उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, कैश्यू, पपाया, रेड सैंडर्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। अब मान लो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपको आइडिया नहीं था कितने हैं इनमें से, या आइडिया था। अब जो नेटिव टू इंडिया नहीं है वो देखो वो नेटिव टू विच कंट्री है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। यहां पे रॉन्ग ऑप्शन के बारे में पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर इनके बारे में आ गया, आप यहां ट्रीज की बात हुई है, यहां पे आपसे किसी एनिमल की ब्रीड के बारे में बात की जा सकती है, बर्ड्स के बारे में बात की जा सकती है। तो आप नेटिव टू इंडिया बर्ड्स, ठीक है,
जो जानवरों की ब्रीड्स हैं उनके बारे में देखो कि हाँ मैं एक लिस्ट तैयार कर लूँ इंपॉर्टेंट कंट्री के जो हैं नेटिव कौन कौन से स्पीशीज हैं। अब ये क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इस क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स देखो क्या क्या है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के लगा कि यार मुझे आइडिया नहीं है, तैयारी करते हो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ो, इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में पढ़ो, पेंशन फंड्स के बारे में पढ़ो, रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ो, ये आपकी प्रिपरेशन का पार्ट बनेगा। सो एक ही क्वेश्चन से हमने 5 कीवर्ड्स निकाल के उनकी तैयारी की। इस तरह से पीवाईक्यू उसको आपको प्रिपेयर करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिएवल इंडिया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब आप पीवाईक्यू कर रहे हो तो आपके नोट्स साथ साथ जो है अपडेट होते चले जाएंगे। ये नहीं है एक टॉपिक पे एक बार नोट्स बना लिया, इसीलिए नोट्स या तो डिजिटल फॉर्म में बनाओ या लूज पेजेस पे बनाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिएवल इंडिया गेव परमिशन टू पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल। अब आपको मान लो आंसर पता है, आपने उठा के सीधा वो आंसर मार्क कर दिया। जो इसमें बाकी के जो रूलर्स हैं उन सब के बारे में इंश्योर करो कि आपको पता है ये किस टाइम के रूलर थे, इनके टाइम पे कौन सी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट घटनाएं हुई हैं। अगर नहीं पता तो आपके नोट्स में ये चारों के चारों रूलर्स की जो डिटेल्स है वो एनलिस्ट होनी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्लेराइट भाषा। अब मान लो आपको पता है तो ये नहीं है कि सिर्फ उसके बारे में कि हाँ खुश हो गए मेरे को पता है, जो बाकी के चारों है ना इनके बारे में भी जो इंफॉर्मेशन अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो, क्योंकि यूपीएससी का ध्यान इन चारों पर गया है। तो क्वेश्चन कल 3 रॉन्ग ऑप्शन से रिलेटेड भी कोई ना कोई आ सकता है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल के हिसाब से हमने प्रीलिम्स के डिस्कस किए कि किस तरह से आपको चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। सो तैयारी से पहले एक ओवरव्यू लिया और कंटेंट जब कवर किया एक टॉपिक का तो करके देखा कि हो रहा है या नहीं हो रहा। जो रॉन्ग ऑप्शन है वहां से भी चीजें डिराइव की। जिस क्वेश्चन से जितने, अब इसमें देख लो एक ये हो गया आपका, पहले तो इस क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लगा कि किस तरह के चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपने वो चीजें ऑन द ट्रैक सेम लाइंस कवर की। उसके बाद 1 2 3 4 5 टॉपिक्स आपको एक क्वेश्चन से मिल गए कवर करने के लिए। अब हम मेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मेंस का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये 2024 के ही मेंस हैं, रैंडमली कुछ क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं। अब देखो, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट्स। अब सिंपल क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला कि भाई कोई भी हिस्टोरिक इवेंट होगा, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और इंपॉर्टेंट जो चीजें हुई हैं, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर, वो किसका रिजल्ट थी, क्या रीजंस थे उस इवेंट के होने के, मैं वो प्रॉपर्ली एनालिस्ट करूं। तो इससे हमें एक आइडिया मिला है, ठीक है। अब ये तो थे कि भाई इवेंट्स दैट लेड टू पर्टिकुलर हिस्टोरिक इवेंट। अब पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट्स, और उसका आउटकम क्या हुआ, उस मूवमेंट का आउटकम क्या हुआ। तो एक कोई चीज हुई है हिस्ट्री के अंदर, तो वो क्यों हुई, ठीक है, उस दौरान क्या हुआ, उसके फीचर्स और उसका आउटकम। अब आपको 3 टेबुलर फॉर्म में चीजें दिमाग में आ गई कि भाई मुझे पहले ऐसी चीजें जो जिसने उसको किया, फिर उस दौरान क्या हुआ, फिर उसका आउटकम क्या हुआ, और लॉन्ग टर्म उसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या था, लॉन्ग टर्म उसका इंपैक्ट क्या था। व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ क्लाउड बर्स्ट, एक्सप्लेन। अब यहां पर तो एक फिनोमिना की बात होगी, ऐसे जियोग्राफिकल फिनोमिना सिलेबस में लिस्टेड है, आप अपने तैयारी के दौरान देखो और कौन कौन से हैं, तो उनका कॉन्सेप्चुअल पार्ट कि किस तरह से वो चीज होती है वो मैं अपने नोट्स में कवर करूं। इस तरह के क्वेश्चंस में डायग्राम एक आपके लिए एड ऑन का काम करते हैं, तो नोट्स बनाते हुए एक हैंड डायग्राम भी बना लिया जो कि आप कल अपने आंसर के अंदर भी लिख सकते हो। व्हाट इज अ ट्विस्टर, व्हाई आर द मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर्स ऑब्जर्व्ड इन द एरियाज अराउंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब जब आप देखोगे, मान लो आपने फर्स्ट टाइम तैयारी की, आप सोचो यार ट्विस्टर क्या है, जब आप थोड़ा रिसर्च करोगे आपको पता चलेगा एक अनऑफिशियल नेम है टॉर्नेडो के लिए। तो इससे अब आपको क्या आइडिया हुआ यार, ये जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना होते हैं इनके अगर कोई रीजनल नेम्स हैं, इनके कोई अनऑफिशियल नेम्स हैं, उनका भी मैं एक टेबल बना लूं, ताकि क्वेश्चन कल किसी और टर्मिनोलॉजी के ऊपर आ गया, मान लो आपको टॉर्नेडोज आता था बट ये आपने कभी नहीं सुना था, तो आता जाता क्वेश्चन भी आपका गड़बड़ हो गया, ठीक है। या थोड़ा स्मार्ट वर्क क्या कर सकते हो, मान लो आपने टॉर्नेडोज अच्छे से कवर किया हुआ है,
अगर आपको ट्विस्टर नहीं पता लेकिन आपको यह पता है कि टॉर्नेडोज गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर बहुत आते हैं, तो अपनी एक कॉमन सेंस लगा लो यार, ट्विस्टर भी क्या होता है, एक चीज को ऐसे घुमाना, टॉर्नेडोज भी क्या होते हैं, एक तरह से घूमने वाली विंडी है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में वो आती है, उसी की बात हो रही हुई, चलो मैं टॉर्नेडोज के हिसाब से आंसर लिख देता हूँ। एग्जाम के अंदर इस तरह से आपको काम करना होता है, तैयारी के अंदर अलग तरह से स्मार्ट वर्क करना है। इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन कास्ट विच हैव सोशियो इकोनॉमिक parity have increased to some extent but this is less true of interreligious marriages discuss। अब ये जो है आपको क्या इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन कि यार इंडियन सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो जो करंट में हमारी सोसाइटी के अंदर आसपास चीजें चल रही हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो आप जब इंडियन सोसाइटी के रिपीटेड क्वेश्चंस देखोगे ना पीवाईक्यूज में, आपको आइडिया लगेगा मेरे आसपास सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है ना, फैमिलीज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, मैरिजेस को लेके, फैमिली वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं आसपास की जो चीजें हैं वो ऑब्जर्व करूं, कोई एग्जांपल दिखती है उसको नोट डाउन करूं। द वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन China's supply chain and as a strategic ally to counter China's political and economic dominance. Explain this statement with examples. अब इससे आपको क्या आइडिया लगा कि यार मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस किस हिसाब से पढ़ने हैं। अब यहां पर ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स या कोई आप ये नहीं कह सकते बहुत अलग सा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में करंट में क्या चल रहा है वो चीजें इंपॉर्टेंट है। सो मुझे सिर्फ रट्टा नहीं मारना कि हाँ ये इवेंट हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो हो गया, मुझे उसके पीछे की बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। कोई अगर इवेंट हुआ है उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हो सकता है, कोई एक कंट्री एक पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है या कोई डील कर रही है, वो उसकी इंटेंशंस क्या है, मुझे वो चीजें समझनी है। सो न्यूज़पेपर में ये नहीं है कि हाँ जस्ट एक न्यूज पढ़ ली। अगर कोई इवेंट में पढ़ रहा हूं, कोई MOU साइन हो रहा है, कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है, तो मैं ये देखूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इंटेंशन क्या है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, पॉलिटिकल इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट, मतलब इस तरह की चीजें जो है ना, आप जो ये कीवर्ड्स हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, क्वेश्चन से निकाला करो कि क्वेश्चंस के अंदर किस टाइप की चीजों के ऊपर बात कर रहा है यूपीएससी। ऐसे ही व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिसेंटली पास्ड एंड एनफोर्स द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट। अब 24 का क्वेश्चन है, 24 का एक्ट है, अगर आपने उस साल का पास हुआ इतना इंपॉर्टेंट एक्ट ही नहीं पढ़ा तो आपकी तैयारी कहां से सही हो सकती है। तो इसका मतलब मैं 24, 25 में, 26 में अगर एग्जाम दे रहा हूं तो 26 के एग्जाम के लिए मेंस के अंदर 26 के जो एक्ट्स तब तक पास हुए होंगे, कोई बिल इंट्रोड्यूस होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, 25 के इंपॉर्टेंट होंगे, तो उनके सारे के सारे फीचर्स, क्यों उनको इंट्रोड्यूस किया गया, क्या उनका मोटिव है, ठीक है, वो किस किस को इन्फ्लुएंस करेंगे, किस किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करेंगे, वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। What are the causes of persistent high food inflation in India? अब फूड इन्फ्लेशन एक बेसिक टॉपिक है आपके इकोनॉमिक्स का। अब कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट, अब ये तो आपके कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बेसिक्स से रिलेटेड है। फूड इन्फ्लेशन अगर एक टॉपिक है, उसके बेसिक्स, उसके बैकग्राउंड और करंट के अंदर जो स्टेटस है उसका, वो क्यों है ऐसा, वो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, चीजें रिलेट किया करो अपने स्टैटिक पार्ट से। कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, कि करंट के अंदर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, क्या उसका कोई असर पड़ा नहीं पड़ा। यहां पर आपके कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो आप थोड़े से स्टैट्स कवर करते हो वो काम आ जाएंगे। व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस, अब डिजास्टर मैनेजमेंट है, स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, पीवाईक्यूज देखो सब समझ आएगा। डिजास्टर रेजिलियंस आपको एक टॉपिक मिल गया कवर करने के लिए। हाउ इज इट डिटर्मिन्ड, इसके बारे में आप पढ़ोगे। डिस्क्राइब वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रेजिलियंस फ्रेमवर्क, अब ये रेजिलियंस फ्रेमवर्क क्या है उसको पढ़ो। ऑल्सो मेंशन द ग्लोबल टारगेट्स ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। आप देखोगे इस पे रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट हो गया, इसको आपको कवर ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से पीवाईक्यूज ही आपको बता देते हैं एक टॉपिक के अंदर क्या चीजें करनी है। जब 15 सालों के पीवाईक्यूज उठाओगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट के जब उठाओगे 10 साल के, 15 साल के, तो आपको दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन है, ये मुझे कवर करने हैं, इस टाइप के टॉपिक्स कवर करने हैं, ये मेरा सिलेबस है कवर करने के लिए। What is the technology being employed for electronic toll collection on highways? अब ये 24 के लिए करंट का क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक में आप देखोगे भर भर के करंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं।
अगर आपने न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ा हुआ होगा इस तरह की, हाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, जब कोई चीज नई इंट्रोड्यूस होती है टेक्नोलॉजी के मामले में, कितना डिटेल में डिस्कस किया होता है आर्टिकल्स में कि क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं पिछले सिस्टम के कंपैरिजन में। व्हाट आर द प्रपोज्ड चेंजेस दैट विल मेक दिस प्रोसेस सीमलेस। अगेन करंट का क्वेश्चन, वुड दिस ट्रांजिशन कैरी एनी पोटेंशियल हैजर्ड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस क्वेश्चन को हमने देखा कि भाई अगर कोई करंट के अंदर साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट हुई है, किसी और फील्ड में हुई है, मुझे उसका हर डायमेंशन देखना है। वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, पिछले वाले के कंपैरिजन में बेटर कैसे होगा, पिछले वाले के कंपैरिजन में हो सकता है किसी चीज में नेगेटिव भी हो, कहां हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, किस किस चीज में फायदा करेगा, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होंगे। ठीक है, तो सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट, एनवायरनमेंट के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट, तो हर डायमेंशन में सोचना है। कोई भी चीज है ना, एक यूपीएससी का जो सीरियस स्टूडेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कोई भी टॉपिक पकड़ रहा है तो उसके हर डायमेंशन में सोचने की आदत डाल ले। ये एग्जाम के टाइम पे नहीं डलेगी, ये आंसर राइटिंग के टाइम पे एकदम से नहीं डलेगी, ये अभी से ही डलेगी। जो पढ़ रहे हो तब दिमाग खोल के पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो दिमाग खोल के पढ़ रहे हो, इधर उधर कुछ भी सोच रहे हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी टॉपिक के बारे में, तो हर डायमेंशन के ऊपर सोचा करो। जब मैं डायमेंशंस की बात करता हूं तो यही कि पहले तो अगर एक चीज है कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्या इंपैक्ट उसके पड़ सकते हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है, किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी इशू है उसके लीगल एस्पेक्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो सकते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो सकते हैं, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में हो सकते हैं, सोसाइटी के मामले में हो सकते हैं। ये सब चीजें क्या हैं जो आपके जीएस के टॉपिक्स हैं। हर क्वेश्चन को जीएस के सारे टॉपिक्स के ऊपर एक्सप्लोर करके देखो कि कहाँ कहाँ फिट बैठ रहा है, क्या क्या हो सकते हैं। इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी होती है। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी पीवाईक्यूज से रिलेटेड कि पीवाईक्यूज को आपको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से उससे समझना है कि आप तैयारी कैसे करो, और जब तैयारी कर लेते हो तो किस तरह से खुद को एक बार आपको रिव्यू करना है, देखना है कि वेयर डू यू स्टैंड विद रिगार्ड टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक और योर प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन से आई होप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को काफी क्लैरिटी मिली होगी। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।